Hi everybody, this is Dr. Hena and I welcome everyone to Textbook Super Coaching YouTube channel. I know this is a very crucial time because इस समय एक तरफ आपके examinations हैं, GRF का examination है, दूसरी तरफ this is the time when lot of universities are coming up with different post कह लीजिए या इस समय आपकी काफ़ी सारी seats निकलती हैं that are for PhD. So this is the crucial period where you have to prepare for the examination as well as for your PhD interviews and जहाँ पर आपको present करना होता है अपना research proposal. एक अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों को अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना, जस्ट बाय गिविंग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन आप लोगों का पीएचडी में एंट्रेंस हो जाता है, सीधा आपको वहां पे जाके प्रपोजल प्रेजेंटेशन करना होता है. बट क्या आपको लगता है कि प्रपोजल प्रेजेंटेशन एक इजी चीज है? तो मैं आपको कह दूं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. आप जेआरएफ हो या नहीं हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. जब आप प्रपोजल प्रेजेंटेशन देते हो उस समय डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं. क्योंकि अगर आपके पास भी एक ऑप्शन हो एक ऐसे कैंडिडेट को चुनने की जिसका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप उसको चुनेंगे, उसको नहीं जिसका इंटरेस्ट नहीं है. दूसरी बड़ी चीज, आप लोगों का जेआरएफ होना या ना होना वहां ये तय नहीं करता है कि आपका प्रपोजल कैसा होगा. प्रपोजल आप किसी और से नहीं बनवा सकते. क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है मैक्सिमम ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम आप बताइए कौन सा टॉपिक बेस्ट होगा. कोई भी टॉपिक बेस्ट और वर्स्ट नहीं होता है. पॉइंट इज आप उस टॉपिक से कुछ नया कैसे कर सकते हैं. एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ. आप लोगों के घर में मैरिजेस होती हैं, शादी होती हैं, है ना. आप लोग सब मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने. क्या आपने कभी किसी भी शॉपकीपर को जाके ये कहा है कि कोई आउटडेटेड ड्रेस दिखाना, मुझे आउटडेटेड ड्रेस पहननी है शादी में? नहीं ना. आप हमेशा कुछ यूनिक कुछ खास मांगते हो. तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूनिवर्सिटीज एक पुराना आउटडेटेड टॉपिक एक्सेप्ट कर लेंगी? यानी टॉपिक आपका आज से 4 साल बाद कैसे यूजफुल होने वाला है और उसके क्या न्यू इम्प्लीकेशंस रहेंगे जो आज तक नहीं सोचे और देखे गए, उसी बच्चे की प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है. तो जरूरी नहीं आपके बहुत अच्छे और यूनिक होने चाहिए. पॉइंट इज कि आप कुछ नया कर रहे हो जो कि सोसाइटी के एडवांसमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. सो आइए इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जा सकता है. तो स्टेप नंबर 1, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखने का स्टेप नंबर 1 है रीड, रीड एंड रीरीड. रीड, रीड एंड रीरीड. आप कितने पेपर्स रीड कर सकते हो? मेरे अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 1 बनता है, जो मैंने सीखा है अपनी यूनिवर्सिटी एक्सपोजर में भी सीखा, अपनी गाइड से भी देखा. दिल्ली यूनिवर्सिटी की को मेरी जो गाइड थी, शी इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर. और वहीं जो मेरी को गाइड थी वो इग्नू से थी. आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर एक्सपोजर मुझे मिल सकता था जो मुझे मिला. एंड द ओनली थिंग दे आस्क्ड मी द वेरी फर्स्ट डे कि आपने अभी तक कितने पेपर्स रीड करे हैं यहाँ आने से पहले. एंड ये नहीं कोई भी पेपर उठाया ये दे दो वो भी दे दो वो भी दे दो मैं पढ़ रहा हूं. नहीं. फर्स्ट डिसाइड इन विच एरिया यू वांट टू वर्क. अब आप कहोगे एरिया का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल यू आर एन एजुकेशन स्टूडेंट. ठीक है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपके 10 यूनिट है, आप उसमें से किस यूनिट पे वर्क करना चाहते हो. एंड दैट यूनिट शुड बी ऑफ योर इंटरेस्ट एरिया. क्या आप लोग शादी तो हमारी मर्जी से नहीं कर रहे. 4 साल आप एक पीएचडी का टॉपिक पे काम कर लोगे बिना मर्जी के. कह रहे हो ना लव मैरिज इज ट्रेंडिंग, सो यू हैव टू लव योर रिसर्च. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू डू अ रिसर्च ऑन अ टॉपिक जो आपको किसी और ने दिया है? उसी एरिया में काम करना जहां आपका इंटरेस्ट है, वरना रो दोगे पीएचडी कंप्लीट नहीं होगी. आधे लोग बीएच में पीएचडी छोड़ देते हैं बिकॉज वो उनका इंटरेस्ट एरिया ही नहीं होता. एंड इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं. ये देखिए ये गूगल है, गए इस पर. सिंपल बात है, कुछ भी नहीं करना. यहां गए, लिखो रिसर्च पेपर्स
भाई आईसीटी ने आपका आधा काम तो खत्म कर दिया। पहले हमें लाइब्रेरीज जाना पड़ता था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज में, वहां से फोटो कॉपी कराने पड़ते थे इंपॉर्टेंट चीजें, ये रिसर्च पेपर्स, अब घर बैठे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप काम करना चाहते हो एनईपी 2020 पर, इसके बारे में आप सबको पता है, ठीक है। और आप काम करना चाहते हो एनईपी 2020 के साथ फॉर एग्जाम्पल जेंडर के ऊपर, आपका एरिया है जेंडर पे काम करने का मन है और एनईपी 2020 से। स्टेप नंबर 1 क्या था, एरिया डिसाइड कर लो, हो गया। स्टेप नंबर 2 ये करा और एंटर। चलो जी ये करेंगे अब हम सर्च। आ गए, आ गए पेपर्स, आ गए। इसमें से पेपर खोल लो, फॉर एग्जाम्पल ये जेईटीआर के बहुत अच्छे पेपर्स होते हैं, ये आ गया एक रिसर्च पेपर आपके सामने। ऐसे कम से कम आपको 5 से 6 रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करने हैं, 5 से 6 से 7 8 5 to 7 रिसर्च पेपर्स यू हैव टू डाउनलोड। तो अब आपका स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 था कि आपने अपना एरिया फाइनल करना है। फर्स्ट इज एरिया फाइनल करना है, सेकेंड स्टेप इज आपको डाउनलोड करने हैं 5 to 7 रिसर्च पेपर्स। और आपको मालूम है ये सब कुछ हम अपने स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं, ये सब कुछ हम अपने स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं कहां पर, इस पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर। ये सब कुछ हम अपने स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उनको रिसर्च प्रपोजल बनाना सिखा रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, अभी तक 2 स्टेप्स कवर करे हमने। आपको क्या लगता है प्रपोजल बनाना 2-4 दिन का काम है, ऑलमोस्ट 1 महीने का, ज्यादा ही है बल्कि। तो अभी तक मेरे स्टूडेंट्स ने अपना एरिया डिसाइड करा है और उन्होंने अपना टॉपिक फाइनल किया, क्योंकि टॉपिक फाइनल करने में भी अभी टाइम लगता है। देखो हम इस क्लास में आपको सिखाते हैं टॉपिक कैसे देखना है, वो अभी आपको मैं बताऊंगी। एंड हम उनको मॉक इंटरव्यूज भी दे रहे हैं जिनको वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर हम और यूनिवर्सिटी से गाइड्स को बुलाएंगे, उनके डेमो इंटरव्यूज भी करवाएंगे, ठीक है, उनको मॉक इंटरव्यूज, लाइव क्लासेस, असिस्टेंट, पूरा का पूरा कोर्स कराएंगे जिसमें उनका प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल हम चेक भी करेंगे, ठीक है। अब आपका स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है आपने कर लिया अपना एरिया डिसाइड, फर्स्ट इज एरिया डिसाइड। स्टेप नंबर 2 क्या था, आपने गूगल से 5 से 7 से 8 रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब इस रिसर्च पेपर्स में आपको बनेगा आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का और आपके ऑपरेशनल डेफिनेशंस का और नीड ऑफ द स्टडी का। यानी आपने पहले ये 5 से 7 पेपर्स डाउनलोड करे और ये देखा, ये देखिए फिर से चलते हैं यहां पर, आपने ये देखा कि इस पेपर में उन्होंने नेशनल पॉलिसी को जेंडर और विमेन एजुकेशन से कंपेयर किया। अब आपने एक चीज देखी है कि जेंडर के ऊपर तो यार बहुत काम हो चुका है कि लड़का और लड़की बराबर है, मैं जेंडर पे ऐसा नया काम क्या कर सकता हूं जो मेरे लिए यूजफुल रहेगा। यानी जेंडर इक्वालिटी आने से क्या विमेन एम्पावरमेंट की वजह से मेल्स को सफर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या कहा, आपने इस पेपर को पूरी तरह रीड करा, आपने इस पेपर को पूरी तरह रीड करा और ये देखा कि इसमें ऐसा क्या है जिस पर काम नहीं हुआ है। व्हाट इज द रीजन कि आपको मैं इतने पेपर्स पढ़ने को कह रही हूं, ताकि आपको ये पता लगे कि ऐसे कौन से एरियाज है जिस पर काम नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर हुआ है उस पर अगर आप करोगे आपको कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। आपको जेंडर में जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर लेबलिंग, जेंडर कंसिस्टेंसी उस काम करना है जो कि अभी तक नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो वो आज की डेट में कितना एप्लीकेबल है ये चेक करना है। इसलिए ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब इसी में ही जब आप नीचे जाते हैं बेटा, ये देखिए इंट्रोडक्शन, ये सारा इंट्रोडक्शन है, आपको ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको ऐसे कई सारे पेपर्स पढ़कर और ऐसे ही आर्टिकल्स पढ़ के आप अपना इंट्रोडक्शन रेडी करते हो, बट उसके लिए आपको कंटेंट कहाँ से मिलता है, इन पेपर्स में, क्योंकि इस व्यक्ति ने रिसर्च किया है वो भी जेंडर के टॉपिक पर।
यानी इसका और आपका इंट्रोडक्शन सेम मैच करेगा। आप क्या करोगे, आपको इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, देखो जैसे इसने बताया है कि जेंडर के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला शक्ति केंद्र, ये सरकार ने पॉलिसीज दी। अब आप इन सारी पॉलिसीज से मटेरियल पिक कर सकते हो, ठीक है। जब आपके पास 5 से 6 पेजेस इंट्रोडक्शन के हो जाएंगे, उसको आप अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इंट्रोडक्शन अपने आप लिखता हो अपने वर्ड्स में। दैट मीन्स आपको कंटेंट तो चाहिए, आपको जेंडर रिलेटेड कंटेंट चाहिए, चाहे आप अलग अलग कमीशन उठाएं, चाहे अलग अलग पॉलिसीज उठाएं, आपको क्या करना है, आपको वहां से जेंडर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट को पिक करना है, ठीक है। और उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम करना है, ठीक है। आप पूरा कंटेंट खुद से नहीं लिख सकते हो, आपको कंटेंट कहीं से चाहिए। वो कंटेंट मिलेगा आपको इन रिसर्च पेपर्स में। ये देखिए, ये सारे रिसर्च पेपर्स में, तो जिनका भी जेंडर वाला एरिया है वो इन सारे रिसर्च पेपर्स को स्टडी कर सकते हैं, यहां से अपना कंटेंट इकट्ठा करके फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ताकि हमारा कॉपी पेस्ट ना हो, फ्लैग ना माना जाए, ठीक है। अब आपने जैसे ये रिसर्च पेपर खोला था हमने, ये वाला, ठीक है, ये देखो आ गया, एक और पेपर खोल दिया मैंने, यहां से आप इसका रेफरेंस भी देंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमने भैया सारा कॉपी पेस्ट कर लिया, अब हम रेफरेंस नहीं दे रहे, नहीं, देख रहे हो आप, हम हर व्यक्ति का नाम रेफरेंस में जरूर ऐड करेंगे कि हमने इसके रिसर्च पेपर में से हेल्प ली थी। सो आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आप अपना टॉपिक कब फाइनल करेंगे, जब आप 5 से 7 पेपर्स पढ़ लेंगे कि ऐसा कौन सा एरिया है जिस पर काम नहीं हुआ है। जेंडर में ऐसा क्या है, साइकोलॉजी में सेल्फ मोटिवेशन पे हो गया, ह्यूमनिस्टिक पर हो गया, लेकिन साइकोलॉजी में स्कूल्स में ह्यूमनिज्म कितना फॉलो हो रहा है, इस पे आज तक काम नहीं, ठीक है। तो अब आपको पता लग जाएगा कि मुझे अपने टाइटल में ऐसे कौन से कीवर्ड्स ऐड करने हैं जिस पर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है, क्लियर। तो वहां से आपका टॉपिक आ जाएगा। फिर इसके इंट्रोडक्शन से जब आप 5 to 7 to 10 पेपर्स डाउनलोड कर लेंगे, आपको वहां से इंट्रोडक्शन का पार्ट मिल जाएगा। आप वहां से कंटेंट लीजिए, आप अपनी बुक्स में से कंटेंट ले सकते हैं, आप अपनी अलग अलग तरह की लाइब्रेरी से लेना चाहें, वरना आप गूगल से भी ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन का कंटेंट इकट्ठा कीजिए और उसको फ्रेम कीजिए एक प्रॉपर ऑर्डर में इन योर वर्ड्स। कंटेंट आप लो, लेकिन फ्रेमिंग उसको एक सिंक्रनाइज्ड मैनर में लगाना, मीनिंगफुल वे में लगाना, वो आपका काम। तो आपके पास कंटेंट है, उस कंटेंट को अपनी भाषा में प्रेजेंट कर रहे हो कि देखो इस टॉपिक का नाम क्या था, कि ये टॉपिक आईसीटी के ऊपर है, जेंडर और एज और स्ट्रैटेजी रिलेटेड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करोगे कि आईसीटी है क्या, कहां से आया। आप बताओगे कि कोठारी कमीशन ने सबसे पहले साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी की बात करी, फिर 1986 की पॉलिसी में आईसीटी को इंटीग्रेट किया गया, और अब एनईपी 2020 टोटली आईसीटी सेंटर्ड है। ये बताते हुए आप आगे बढ़ोगे कि आज आईसीटी हर तरह का बैरियर रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो आज जेंडर, एज और टीचिंग स्ट्रैटेजीज कैसे आईसीटी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पूरा कंटेंट इंट्रोडक्शन का आपको इन रिसर्च पेपर से मिलेगा, ठीक है। आगे आओ, फिर होता है नीड ऑफ द स्टडी। आप ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, आप बताओगे कि मैंने 5 to 10 पेपर्स पढ़े और मैंने देखा इन पेपर्स में कहीं पर भी जेंडर को रूरल और अर्बन बेसिस पर कंपेयर नहीं करा। मैं एग्जांपल दे रही हूं, आप बोलोगे इन 5 से 10 पेपर में मैंने कहीं नहीं देखा, हर जगह लिखा हुआ है जेंडर इक्वालिटी, बॉयज और गर्ल्स का परफॉर्मेंस, बट मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि गर्ल्स और बॉयज का परफॉर्मेंस उन्होंने को करिकुलर में भी इक्वालिटी चेक करी या नहीं। आप लोग मैथ साइंस में कर रहे हो, बट जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी में कितना है, माइंडसेट परसेप्शन में कितना है, इस पर मैंने कोई पेपर ही नहीं देखा। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना इस एरिया को पिक किया जाए, यानी एक पैराग्राफ में आप बताएंगे कि आपको ये काम आप क्यों कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से वो लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे
ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मींस आप ये काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। टू फाइंड द इक्वालिटी, टू फाइंड द डिफरेंस इन द यूज ऑफ आईसीटी बाय सेकेंडरी एंड डिफरेंट जेंडर्स। अब इस बच्चे का काम क्या था, आईसीटी का प्रयोग देख रहा है ये जेंडर वाइज, एज वाइज और टीचिंग मेथडोलॉजी, यानी 3 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 3 वेरिएबल्स है, एज, टीचिंग मेथडोलॉजीज और जेंडर। तो यानी आप आईसीटी का यूज देख रहे हो जेंडर के साथ, आईसीटी का यूज देख रहे हो एज के साथ, आईसीटी का यूज देख रहे हो टीचिंग स्ट्रीम आर्ट कॉमर्स साइंस के साथ। ऐसे ही मान लीजिए आप कहते हो मैं टीचर्स का जॉब सेटिस्फैक्शन देखना चाहता हूँ, so to find the job satisfaction level of the teacher, to find the current budget analysis, to explore the current budget analysis, to analyze the current budget, to study the implications of NEP 2020। कोशिश कीजिए आप 3 या 4 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स मत बनाइएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस, अगर आपकी स्टडी में क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा मतलब डेटा आपका नंबर्स की फॉर्म में ज्यादा है, मार्क्स, स्कोर, परसेंटाइल, ग्रेड्स, तो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। अगर आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है तो हाइपोथेसिस नहीं बनते। क्लियर। फिर आता है चैप्टर नंबर 2। आपने इस स्टडी के लिए कौन कौन से 5 से 10 रिसर्च पेपर्स पढ़े थे, आप उनका डेटा यहाँ पर ऐड करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप मेंशन करोगे उस बच्चे का नाम, आप मेंशन करोगे कि मैंने मैरी जॉन का एनालिसिंग द एजुकेशन पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन पिक किया था, ठीक है। तो मैरी के पेपर में ये जो अब्स्ट्रैक्ट है ना, इसको आपने लिखना है रिव्यू में, एज इट इज लिखो, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो रिव्यू होता है आपने कौन कौन सी स्टडी पढ़ी जहां से आपने सब कुछ देखा और ये आपसी मिलती जुलती स्टडीज है, आपको बताना होता है उस स्टडी में क्या क्या हुआ था। तो आप लिखोगे मैरी का ये पेपर था और इसका ये अब्स्ट्रैक्ट कि इन्होंने ये सब देखा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है कैंपस में, सेक्सुअल एजुकेशन पे कोई नॉलेज नहीं दी जा रही, ठीक है। ऐसे ही आप मेंशन करोगे कि देखो ये वाला, ठीक है, कि मैंने देखा पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है, किसने किया था, हीना प्रवीण ने किया है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कि विमेन एम्पावरमेंट कितना हो रहा है थ्रू एजुकेशन, ठीक है। इसका अब्स्ट्रैक्ट आप वहां पर ऐड करोगे, ये अब्स्ट्रैक्ट का पार्ट आप वहां पर ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। देखो इन्होंने देब एस की स्टडी को ऐड करा है, यहां से पता लग रहा है कि इस बच्चे ने देब एस की स्टडी पढ़ी थी, यहां से पता लग रहा है इस बच्चे ने भैशिया एम की 2016 में जो स्टडी आई थी उसको ऐड किया। यहां आप वो स्टडीज के अब्स्ट्रैक्ट और फाइंडिंग्स को ऐड करते हो, ठीक है, जिससे आपको पता लगा कि गैप एरिया क्या है और मुझे क्या काम करना है। क्लियर। फिर आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जितना कम बोलोगे उतना सही। आप सिर्फ ये बताओ आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वांटिटेटिव है, और आप प्रेजेंट को एक्सप्लोर कर रहे हो डिस्क्रिप्टिव, फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो एक्सपेरिमेंटल, या पास्ट हिस्टोरिकल। ये बता दो आपकी स्टडी हिस्टोरिकल है, डिस्क्रिप्टिव है या फिर एक्सपेरिमेंटल है, और उसमें आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव अप्रोच ले, बस इतना ही, ठीक है। फिर आप बताओगे आपका पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। मान लीजिए आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स ले लो, सो पूरे इंडिया के 10th क्लास के स्टूडेंट्स आपके पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें से आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ले रहे हो या नॉन प्रोबेबिलिटी ले रहे हो, सारे इंडिया के बच्चों में से रैंडमली लोगे या अपनी कन्वीनियंस से लोगे, तो आप अपना सैंपल बता दोगे कि मैं कितने स्टूडेंट्स लूंगा और कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करूंगा, ठीक है। फिर टूल्स बताओगे कि मैं क्वेश्चनएयर यूज करूंगा, इंटरव्यू यूज करूंगा, रेटिंग स्केल यूज करूंगा, चेकलिस्ट लिस्ट यूज करूंगा, बस मेंशन करना है कि आप क्या यूज करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, अभी नहीं करना, सिर्फ जस्ट मेंशन ब्रीफली 2-3 लाइंस में, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल्स अगर आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव, इसके अलावा आप इम्प्लीकेशंस, फ्यूचर स्टडी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ये कुछ नहीं लिखोगे।
रिसर्च हुआ नहीं, तुम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी तुम बायस्ड हो। वो कहते हैं अभी रिसर्च हुआ ही नहीं, तुम्हें कैसे पता रिजल्ट आ रहा है ये वाला, यानी तुम बायस्ड हो। आप रिसर्चर हो, रिसर्चर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, इट्स अ बायस्ड फ्री रिसर्च, ठीक है। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ अपना प्रपोजल शेयर करना चाहते हो ताकि मैं उसमें आपको बता पाऊं कि क्या क्या चीजें एडिट होनी है, तो आप एडुकेशन बाय डॉक्टर हेना यहाँ स्कैन करके मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगी। So I help all my students prepare a good research proposal, ठीक है। चलो, देन लास्ट आएगा यहाँ पर आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस कैसे लिखनी है, मान लीजिए आपने इस बच्चे का पेपर लिया, ठीक है। रेफरेंसेस कैसे लिखोगे, इसके टॉपिक का नाम डालोगे, हीना प्रवीण डालोगे, कौन से ईयर में हुआ वो डालोगे, और किस जर्नल में पब्लिश हुआ वो डालोगे। तो मान लीजिए आपने इस गूगल से जितने भी रिसर्च पेपर्स लिए, जितने भी, आप इन सबको रेफरेंसेस में डाल सकते हो, सारे। बस उनका नाम लिखना, जैसे इसको ले लिया आपने, आप इसका जर्नल का नाम लिखोगे, ठीक है, टॉपिक का नाम लिखोगे, रहन खान नाम लिखोगे, एंड ईयर लिखोगे, 2023 की रिसर्च, सब कुछ, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी, आप उस बुक का भी रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा रेफरेंस दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, गंदी बात नहीं है ये, बुरी बात नहीं है ये, ठीक है। क्लियर टू एवरीबॉडी? सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर रिसर्च प्रपोजल। क्लियर? 3 ही चैप्टर्स बनेंगे, मैक्सिमम 5 to 6 पेजेस का होना चाहिए आपका रिसर्च प्रपोजल। ये ज्यादा, ये इससे कम में हो तो अच्छा ही है, ठीक है। बाकी इस कोर्स में हम डिटेल में आपको ये पूरा प्रोसेस कराते हैं, समझाते हैं, चेक करते हैं। तो पूरा 1 वीक देते हैं टॉपिक के लिए, 1 वीक रिव्यू के लिए, 1 वीक ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बनाने के लिए। तो आज ही इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए। इजीएस्ट वे क्या है, आप @Dr. Hina टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, टीम आपको कॉल कर लेगी, मुझे बता देना। और आप सिर्फ ये कोर्स भी ले सकते हो, ओनली दिस कोर्स, सिर्फ ये कोर्स अलग से भी ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, आई होप सेशन यूजफुल था। गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ताकि इससे अपडेट्स मिलते रहे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड मार्क योर अटेंडेंस एंड डू शेयर योर फीडबैक एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।